फेसबुक लाइव में उपस्थित सभी मित्रों का सादर अभिनंदन। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान में ये फेसबुक लाइव का ये जो अद्भुत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, आज श्री गुरुदेव जी द्वारा इसके एक प्रमुख प्रस्ताव न्यायशील पात्रता अनुसार पद नियुक्ति पर विस्तृत जानकारी हम लोगों को दिया जाएगा। तो फेसबुक में उपस्थित सभी मित्रों का सादर अभिनंदन करते हुए गुरुदेव जी को सादर प्रणाम और अभिनंदन। गुरुदेव जी उपस्थित है तो उनको निवेदन करते हैं कि आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एफबी लाइव के सभी संबद्ध लोगों का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान भारत सहित संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। न्याय धर्म सभा अब एक राजनैतिक दल के रूप में भी काम कर रही है और इसका सामाजिक न्याय स्थापना अभियान के साथ साथ राजनैतिक अभियान भी अब चल पड़ा है। लोग बहुत बड़ी संख्या में धीरे धीरे एनडीएस की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है और न्याय से संबंधित लोगों की संख्या प्रायः 95% तक हो सकती है। तो आज के लोकतांत्रिक युग में न्याय की बहुत बड़ी संभावना है। सदियों सहस्राब्दियों से चलता चला आ रहा अन्याय जनता को त्रस्त किए हुए है और लोग अब प्रायः इससे ऊब गए हैं। अन्याय सहने की क्षमता तभी तक रहती है जब तक कि आप अशिक्षित हों, अनपढ़ हों, आपका बौद्धिक विकास ना हुआ हो, तब तक तो आप अन्याय में रमे रह सकते हैं। लेकिन बौद्धिक विकास होते ही आपको न्याय और अन्याय का अंतराल पता चलने लगता है और अन्याय के प्रति ऊब पैदा होती है और न्याय के प्रति सहज प्रियता उत्पन्न होती है। बुद्धिमान प्राणी होने के नाते सभी मनुष्य न्यायप्रिय होते हैं मौलिक रूप से। बुद्धि ही आपको उचित अनुचित, सही गलत, शुभ अशुभ, हित अहित का बोध कराती है और छिपे हुए पारस्परिक आत्मिक रहस्यों का ज्ञान भी बुद्धि के द्वारा होने लगता है। बोध करने की मशीन को ही बुद्धि कहते हैं। एक ऐसा यंत्र जो सभी बातों का बोध कर सके, उन्हें समझ सके, तो उसे ही बुद्धि कहा जाता है। और मनस्तत्व में जो बोध की सामर्थ्य होती है उसी को बुद्धि कहते हैं।
मनस तत्व का उदय ही आपको मनुष्य बनाता है। मनस तत्व जैसे जैसे जागता है, विकसित होता है, परिष्कृत होता है, उन्नत होता है, आभावान बनता है, वैसे वैसे व्यक्ति अधिक प्रबुद्ध और प्रतिभाशाली सिद्ध होता है। सभी देशों में प्रायः शिक्षा बढ़ी है। विगत कहा जाए तो 20वीं सदी ने शिक्षा को बहुत बढ़ाया है और 21वीं सदी शिक्षा को स्वतः जन जन तक पहुंचा देगी। ये सदी पहुंचा देगी। इसे नेता पहुंचाएगा, सरकार पहुंचाएगा, स्कूल पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये 21वीं सदी इसे पहुंचा देगी। कैसे? ज्ञान विज्ञान का विकास इतना हो चुका है, वैज्ञानिक तकनीकी डेवलपमेंट के कारण पूरी दुनिया को सोशल मीडिया और तमाम संचार माध्यमों के द्वारा शिक्षा पहुंचना सरल होता जा रहा है। टेलीविजन के विकास ने मानवीय विकास का द्वार खोल दिया है। मानवीय मतलब मनुष्य का मानसिक विकास। टेलीविजन और इंटरनेट और टेलीफोन जैसी चीजों ने पूरी दुनिया को प्रबुद्ध बनाने का जैसे उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया हो, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो मनुष्य चूंकि बुद्धिमान तो यह है ही, इसकी बुद्धि को सिर्फ विकास के पंख लगाने की जरूरत होती है और फिर उस विकसित बुद्धि में सही बोध देने की जरूरत होती है। तो सत्य और असत्य यानी सही और गलत, उचित और अनुचित, हित और अहित, इसका ये बोध करने में सफल होता है। उसका परिणाम ये होता है कि ये हित अपना किसमें है और दूसरों का हित किसमें है, और अपने हित को दूसरों के हितों के साथ जोड़ना क्यों आवश्यक है। क्या अपने ही हित सधने से अपना हित सध जाएगा? तो ये सब बातें उसे समझ में आने लगती हैं कि अपना हित साध के दूसरे का हित उपेक्षित करने से अपना हित नहीं सधेगा, और न सधा है किसी का अब तक। पूरी दुनिया को लूट करके कोई कि ऐसा हुआ ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप दूसरे का हित साधते हुए ही अपना हित साध सकते हैं। क्यों? इस पूरी सृष्टि में एक सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। जैसे कि आप उत्तर दिशा को मिटा करके दक्षिण दिशा कायम नहीं रख सकते, या दक्षिण दिशा को मिटा के उत्तर दिशा कायम नहीं रख सकते। पूरब को बनाए रखना है तो पश्चिम को बनाए रखना होगा, पश्चिम को बनाए रखना है तो पूरब को बनाए रखना होगा। यदि सिर को बनाए रखना है तो नीचे पैर की तरफ का हिस्सा भी आपको कायम रखना होगा। सिर कलम करके पैर जिंदा नहीं रहेगा, और नीचे से काटते चले जाओगे पैर वैर सब, तो ऊपर सिर भी अपने आप मरने लगेगा। तो मनुष्य का जीवन ये दोनों दिशाओं के या दोनों ध्रुवों के पारस्परिक सामंजस्य में स्थापित है। इस बात को समझना होगा। अब मनुष्य जब समझने लगता है तो उसको ये भी ख्याल में आ जाता है कि हम यदि अपने मैं की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें तू को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। दोनों के बीच हमें समुचित हितों का निर्णय करना होगा और दोनों के हितों को समान और उचित रूप से प्रतिष्ठित भी करना होगा। संक्षेप में इसे ही न्याय की प्रतिष्ठा कहते हैं। अब न्याय पूरी तरह से
प्रतिष्ठित हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सामाजिक तल पर और राजनीतिक तल पर, दोनों तलों पर इस काम को किया जा सकता है। हम लोग कर भी रहे हैं, और ये दोनों बातें वास्तव में एक ही हैं। ये मानव समाज में ही सारी बातें समाहित हैं। राष्ट्र भी इसी सामाजिकता की ही देन है। मानव समाज के 4 कर्म हैं: कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व। तो ये सामाजिक कार्य ही हैं चारों वास्तव में, चाहे वो कृषि कर्म हो या वाणिज्य कर्म हो या राज्य कर्म हो या नेतृत्व कर्म हो। तो राज्य कर्म से ही पूरा राष्ट्र या राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सभ्यता का उदय हुआ है। राष्ट्र की सारी परिकल्पना समाज के इन चारों कार्यों में से एक है। राजकीय व्यवस्था ही एक राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में सामने आती है। तो मानव समाज के भीतर ही राज्य अथवा राष्ट्र सन्निहित है। राजनीति उसी का एक हिस्सा है। जैसे कृषि एक कर्म है, उसी तरह वाणिज्य एक कर्म है, उसी तरह राज्य एक कर्म है, और राज्य का नेतृत्व भी एक कर्म है। तो ये 4 प्रकार के कर्म मानव समाज में होते ही हैं। और आज हम खास तौर से इन्हीं बातों पर या पर्टिकुलर इसी विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय लोगों ने चाहा है कि पात्रता अनुसार पदनियुक्ति का जो एक प्रस्ताव है न्याय धर्म सभा का, उस प्रस्ताव पर ही हम ये आज की बात रखें। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें कि 2 बातों का इसमें समावेश है। पहली बात तो है कि मनुष्य की एक तो पात्रता तय हो, और दूसरा समाज में किए जाने वाले कर्मों से संबंधित पद तय हो। तो पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की जो बात है, इसमें इन 2 बातों का समावेश है मुख्य रूप से। तो अगर हम इसे प्राचीन काल में ऋषि चिंतना में, प्राचीन जो जिसे वैदिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, या सतयुगीन व्यवस्था जिसे कहते हैं, सनातन धर्म की जो मूल व्यवस्था थी, जो वर्तमान हिंदू धर्म से कहीं संबद्ध नहीं है। और आज तो सनातन धर्म पूरी पृथ्वी से वास्तव में विलुप्त है, और अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, जितने भी उससे भाग भाग के अनेक प्रकार के धर्म बने हैं। तो ये भागम भाग मची ही इसलिए क्योंकि धर्म का जो चिंतन था, धर्म की जो व्यवस्था थी, जो दार्शनिक सत्य के आधार पर जो एक न्यायशील मानवीय सामाजिक व्यवस्था का गठन हुआ था, वो कहीं न कहीं मनुष्य ने अपनी मूर्खता अथवा धूर्ततावश उसको कहीं दरकिनार कर लिया, और उसका परिणाम वो आज तक भुगत रहा है कि उसके पास गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तबाही, अशिक्षा और शोषण, दलन, दमन, उत्पीड़न, ये तरह तरह की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा। सवाल ये है कि हम लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं कि हमारी ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, हम इसे क्यों नहीं बनाए रखते। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि आप कोई खेल रहे हैं और उसमें गेंद पुरानी पड़ने लगती है, तो उसको आप या तो रिपेयरिंग करते हैं या उसको फ्रेश ढाल के फिर से खेल में लेकर आते हैं और मैदान पे वापस वह जो भी खेल है, क्रिकेट का हो या जिस भी क्षेत्र का हो, वो प्रारंभ हो जाता है। तो धर्म में इसी तरह चलते चलते कहीं ना कहीं
कई तमाम मनगढ़ंत बातें लोगों के निस्वार्थों से जिन्हें हर प्रकार की चीज़ें, गलत सलत रीति रिवाज, गलत सलत प्रथाएं परंपराएं, गलत सलत सब एक कचरे की तरह, जैसे घर पुराना पड़ जाता है तो झाड़ू लगाना पड़ता है, अगर झाड़ू ना लगाया जाए तो वो स्वच्छ नहीं रहेगा। तो नया इसे फिर से साफ सुथरा करने, रंगने पोतने के लिए इसमें जरूरी उपाय किए जाते हैं। अगर ना किए जाएं तो ये फिर जीने योग्य, खेलने योग्य नहीं रह जाता, रहने योग्य मकान नहीं रह जाता, पहनने योग्य आपका कपड़ा नहीं रह जाता, यदि आप उसकी धुलाई, सफाई, मेंटेनेंस और पुराना पड़ जाने पर रिप्लेसमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आप वस्त्र को बड़े सुखद रूप से नहीं पहन सकते। आपको वो जो ठंड और तमाम चीज़ों से बचाता है, थपेड़ों से, वो वस्त्र अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो एक जैसे वस्त्र आपकी सुरक्षा करता है, मकान आपकी सुरक्षा, इसी धर्म भी एक ऐसा उन्नत आवरण है व्यवस्था का जो व्यक्ति को सुंदर जीवन देता है, सुखद जीवन देता है। अब वो चूक जाए तो फिर आपके हाथ से बाजी निकल जाती है, फिर आप तकलीफों में जीते हैं और खुद के लिए भी तकलीफ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए भी तकलीफ पैदा करते हैं। तो धर्म को वापस लाएंगे। प्राचीन व्यवस्था में इन बातों का ख्याल किया गया था कि हाँ, इस मानव समाज में 4 ही वास्तव में कर्म होते हैं और उसमें कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, ऐसे करके ये 4 कर्म हैं और इनसे संबंधित 4 प्रकार के पद बनते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए जो एक आपको कर्तव्य दिया जाता है या कर्तव्य का भार दिया जाता है, तो वो आपको एक पद दिया जाता है उसके लिए, तो वो पदभार आपके ऊपर आता है। तो पद का मतलब होता है कि एक विशेष स्थान होगा, उस स्थान पर आपको नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्त होने के बाद आपके ऊपर उस पद से संबंधित सारा कार्यभार आप स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से एक पद की परिकल्पना आई धर्म में। कहा गया कि 4 प्रकार के कर्मों के लिए 4 प्रकार के पदों का कर्मानुसार पदों का नामकरण कर दिया गया। जैसे कृषि कर्म के लिए कृषक का पद, वाणिज्य कर्म के लिए वणिक का पद, राज्य कर्म के लिए रक्षक का पद या राजकर्मी का पद, और नेतृत्व कर्म के लिए नेतृत्वकर्ता का पद या नेता का पद, नायक का पद, गुरु का पद। ये सभी चीजें, नेतृत्व माने मार्गदर्शन ही होता है, गुरुत्व माने भी जो आपको मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए, आपको अंधेरे में लगने वाली ठोकरों से बचाए। तो ये 4 प्रकार के पद समाज में बनाए गए। तो कृषक, वणिक, रक्षक, नायक, ऐसे करके 4 ये पोस्टिंग्स बनी, क्योंकि 4 कर्म थे, कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। अब ये 4 कर्म तो 4 पद। अच्छा, जिस पद पर आप जो भी कार्यभार संभालते हैं उस कर्म में बहुत सारे संसाधन या संपदाएं भी नियोजित होती हैं। तो उन संसाधनों को संपदा का नामकरण दिया जाता है व्यवस्था की दृष्टि से। कर्म को करने के लिए, कर्म का भार, कार्यभार संभालने के लिए जिस प्रकार से पद निर्धारित है, उसी तरह पद से संबंधित जो रिसोर्स होते हैं उनको संपदा। संपदा का मतलब हुआ कि देखो, पद नाम ही इसमें दिया गया कि पदेन जो संसाधन प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें संपदा कहा जाएगा। तो जैसे कि कृषि कर्म है तो कृषक का पद है, तो कृषि से संबंधित, कृषि कार्य में नियोजित सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन सबको कृषि संपदा के नाम से जाना चाहिए। तो कृषि कर्म, कृषक पद और कृषि संपदा, ये तीनों संयुक्त हो गए।
कि जिस कर्म को आपको करना है तो आपको उस पद पे जाना होगा और उससे संबंधित संपदा का आपको स्वामित्व स्वीकार करना होगा और उस संपदा का समुचित उपयोग करते हुए आपको अपने जीवन यापन के लिए आय उपार्जन करना होगा और साथ में उस कर्म का संपादन करना होगा। आप देखें, अब ये कर्म पद संपदा तीनों संयुक्त हैं, ये कोई भी समझ सकता है कि एक है तो ये तीनों हैं, तीनों रहेंगे। अब सीधी सी बात यह है कि इन कर्मों पदों संपदाओं पर किसको नियुक्त किया जाए। तो न्याय धर्म सभा का प्रस्ताव कहता है कि इसके लिए न्यायोचित पात्रता का निर्धारण किया जाए। न्यायोचित पात्रता, अब न्यायोचित पात्रता क्या होगी? किसी कर्म को करने के लिए जो पर्याप्त योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल माने स्किल, ये सब जो रिक्वायर्ड है उस कर्म को संपादित करने के लिए ये जितने प्रकार की क्षमताएं हैं, ये जो आवश्यक है, जिनके बिना उस कर्म का संपादन नहीं हो सकता, उसे ही उस पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता के रूप में जाना जाता है। इस बात से इस दुनिया का कोई भी आदमी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा ही पूरा तार्किक है। तो यहां से इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका और जर्मनी, जापान से अब कहीं चले जाओ, अरब और चीन, जहां मर्जी चले जाओ, ये इन बातों को कोई भी मनुष्य जो मूर्ख और धूर्त ना हो, मूर्ख है तो ये समझेगा ही नहीं इन बातों को, और धूर्त है तो समझ भी जाएगा तो अपने निहित स्वार्थों के कारण वो इसको स्वीकार नहीं करेगा और इधर उधर के कुतर्क करेगा। लेकिन आप इसे अगर सामान्य सर्वे करने जाएं तो आप पाएंगे कि 95 से 99% लोग तक इन बातों को समझ भी जाएंगे और स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य में अधिकांश सामान्य लोग ही होते हैं, उसमें धूर्त, दुष्ट या मूर्ख मनुष्य में बहुत कम ही होते हैं कि सब पशु तुल्य हो। मनुष्य है ही एक प्रबुद्ध प्राणी है, एक बुद्धि इसकी काम करती है किसी न किसी मात्रा में। तो आप देखिए, ये बात बड़ी साफ है कि 4 प्रकार की पात्रताएं होंगी, क्योंकि 4 प्रकार के कर्म हैं। तो मानव समाज जो है ये 4 प्रकार के ही कर्म धारण करता है। जो 5वां एक कर्म है उसको मानव समाज स्वीकार नहीं करता। 5वां कर्म है वो उपार्जन के लिए नहीं है, वो अपहरण की श्रेणी में आता है। तो चोरी, डकैती, बेईमानी, बदमाशी, दांव पेच, हेरा फेरी, ये सब जो है ये निषिद्ध है। तो ये निषिद्ध कर्म को मानव समाज स्वीकार नहीं करता, वो कहता है ये पशुता है, तो ये जंगलीपन है, बहसीपन है, इसको सामाजिक मूल्य नहीं दिया जा सकता, इसमें न्यायोचितता नहीं बैठती। तो दूसरे के हितों का जब हानि जिस बात से होता हो तो उसे न्याय नहीं कहते। अगर किसी भी पक्ष को हानि होती है तो वो न्याय की परिभाषा में नहीं आता। न्याय सदैव निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष का मतलब होता है कि दोनों पक्षों के समान और उचित हितों की रक्षा हो। तो कोई भी मैं और तू हो, कोई भी इधर और उधर हो, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो 2 व्यक्ति के रूप में, चाहे वो 2 संस्था के रूप में, 2 देश के रूप में, 2 संप्रदाय के रूप में, 2 समूह के रूप में, 2 परिवार के रूप में, अथवा 2 सामान्य मनुष्य के रूप में, या स्त्री पुरुष के रूप में, या स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष के रूप, कहीं भी 2 का अगर अस्तित्व है, 2 पक्षों का, तो दोनों पक्षों के बीच, दोनों पलड़ों के बीच जब तराजू का कांटा सीधा और संतुलित हो जाता है तो इस संतुलन बिंदु को न्याय कहा जाता है। कब कहते हैं न्याय? जब तराजू के दोनों पलड़े ऐसी दशा में आ जाएं जहां पे कांटा सीधा हो जाए। ऊपर एक कांटा, तराजू देखा होगा आपने, बीच में ऊपर एक
उसकी जो दंडिका होती है उसमें दो ध्रुवों पर दो पलड़े लटके होते हैं और बीच में एक कांटा लगा होता है और उस कांटे से मिलाया जाता है। कांटा सीधा हो जाए या ये डोरी सीधी हो जाए एकदम, तो उसे कहते हैं कि बराबर है। ये दंडिका अगर सीधी हो जाए और दोनों पलड़े उस पर लटके हुए हैं वो संतुलन में आ जाए, ऊपर का बीच का उसका या कांटा लगा है तो कांटा सीधा हो जाए एकदम, तो जब बिल्कुल सीधा हो जाता है तो कहते हैं कि ये संतुलन का बिंदु आ गया। अब इस संतुलन के बिंदु को न्याय कहते हैं। ये इतनी सुंदर साम्यावस्था है, किसी साम्यवाद से इसका कोई लेना देना नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि इस मनुष्यों के हितों के बीच में, किन्हीं दो पक्षों के हितों के बीच में जो संतुलन स्थापित करता है उसे न्याय कहते हैं। इसीलिए न्याय का जो प्रतीक चिन्ह है, न्याय का जो प्रतीक है, जो इसका चिन्ह है, जो इसका सिंबल है, वो क्या है? तराजू, बैलेंस। कहीं भी आप जाते हैं, न्यायालय में भी जाएंगे तो वहां पे तराजू लगा होता है। आप अगर कोई न्याय की देवी का भी आप क्लिक करके चित्र देखें तो उसमें भी वो एक संतुलन तराजू लिए एक कोई देवी खड़ी हुई चित्र बना आपको, या मूर्ति वैसी गढ़ी हुई आपको इंटरनेट पे भी दिखाई देगी। तो ये तराजू क्यों है न्याय का प्रतीक? वो निष्पक्ष रूप से दोनों पलड़ों के बीच में जो संतुलन स्थापित करने, वो तोलने के लिए ही बना है कि तोल तोल के समान, तोल के दो, तोल के लो। तो अगर 1 किलो तोलना है तो 1 किलो, मान लीजिए कि चीनी तोलनी है तो 1 किलो का बाट रखेंगे, तो इसको भी 1 किलो चीनी रखना पड़ेगा इसमें, तो संतुलन स्थापित होगा, है ना। तो बेचने खरीदने के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है कि एक्यूरेट हो, सही हो, संतुलित हो। जहां पे संतुलन बिंदु स्थापित हो जाता है किन्हीं दो पक्षों के हितों के बीच में, तो उसे न्याय कहते हैं। अब आप देखिए, अगर आप ये न्यायशील व्यवस्था अपनाते हैं तो आप किसी भी पद पर उसकी पात्रता के अनुरूप नियुक्तियां करेंगे। न्याय की इस अवधारणा को पूरी दुनिया का कोई भी नागरिक खारिज नहीं कर सकता। वो वकील हो, जज हो, पुलिस हो, नेता हो, नायक हो, सार्वजनिक रूप से इसको वो खारिज नहीं कर सकता। पात्रता के बिना किसी भी कर्म, पद और संपदा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। पात्रता के बिना किसी भी कर्म का सफल संपादन नहीं किया जा सकता। पात्रता के बिना किसी पद की गरिमा, गौरव, उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। पात्रता के बिना संपदा को सुरक्षित बनाए नहीं रखा जा सकता। तो कर्म, पद और संपदा ये तीनों संयुक्त हैं और पात्रता के बिना इन तीनों का विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए अगर रावण अपात्र है और सोने की लंका भी उसके हाथ में दे दोगे तो उसको भी वो अपनी हरकतों के द्वारा फुकवा लेगा। नहीं, किसी भी बात के लिए सुपात्रता का होना आवश्यक है। सुपात्र व्यक्ति होगा तो लंका को सार्वजनिक हितों में नियोजित करेगा। सोने का महल बना के अपने लिए क्यों बैठेगा? एक तरफ इतना सोना और दूसरी तरफ घर, वहीं लंका के नागरिकों के तन पर सही ढंग के कपड़े नहीं, सही ढंग का खाना नहीं, सही ढंग का उनका घर नहीं, और राजा का घर सोने का महल। तो अगर कोई अपात्र व्यक्ति बैठेगा तो वो न्यायोचित कार्य नहीं करेगा। दो पक्षों के हितों के बीच में संतुलन, राजा और प्रजा के हितों के बीच में संतुलन नहीं बैठ रहा है। प्रजा के दो लोगों के, दो नागरिकों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो ये संतुलित, जब तक आप लोगों के
हितों को नहीं करेंगे तब तक न्यायशील नहीं हो सकते। तो एक आप समझ सकते हैं कि जब तक हम लोग पात्रता अनुसार पद नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तब तक निश्चित रूप से हम किसी कर्म पद संपदा को सुरक्षित बनाए नहीं रख सकते। ये बात लगभग सुनिश्चित है। और यहां जो सबसे ज्यादा समझने योग्य बात है कि वो पात्रता क्या होगी जो समाज के, मानव समाज के इन चारों कर्मों को संपन्न करेगी, संपादित करने में जो समर्थ होगी, उस पात्रता को क्या कहते हैं और उसका निर्धारण कैसे होगा। दरअसल मानव समाज मनुष्यों का ही समाज होता है। तो मनुष्यों के समाज में कोई कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो मानवीय सामर्थ्य से बाहर हो। तो मनुष्य में इन क्षमताओं की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी, तभी मानव समाज के लिए ये चार कर्म बने, नहीं तो किसी और समाज के लिए बनाए गए होते। मानव समाज में कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, ये चार कर्म हैं। इन चारों कर्मों के विकास की मनुष्यों के भीतर क्षमताएं, मनुष्यों के भीतर संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं को यदि चरितार्थ किया जाए, वो संभावनाएं कौन कौन सी हैं, इन्हें बड़े सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। मनुष्य के भीतर चार डायमेंशन वास्तव में काम करते हैं। एक इसका फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, तीसरा इमोशनल डायमेंशन और चौथा स्पिरिचुअल डायमेंशन। सबसे पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर प्राण, फिर आत्मा। ये चारों क्रमबद्ध हैं। इसे सरल शब्दों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक विकास कहते हैं। चार प्रकार की क्षमताएं आपके भीतर विकसित हो सकती हैं। क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, भाव शक्ति, भाव शक्ति को आप इच्छा शक्ति भी कहते हैं, कोई कोई संकल्प शक्ति भी कहते हैं, और चौथी जो है वो चिद शक्ति। चिद शक्ति को कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब होता है किसी भी उलझी हुई बात को सुलझा के देख लेने की सामर्थ्य। बातें चाहे जितनी उलझी हुई हो, उनमें से नीर क्षीर विवेक कहते हैं कि जो दूध और पानी उलझा हुआ है, उसमें से जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, दूध और पानी को अलग अलग करके जो देख सकता है, उसे विवेक कहते हैं। इसीलिए विवेक का नाम नीर क्षीर विवेक। हंस को विवेक की उपाधि दी जाती है। हंस कहते हैं कि चोंच डालने से, अब ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, लेकिन पुरानी एक कथा प्रचलित है, इसे प्रैक्टिकल करके लोग देखें, ना भी देखें तो एक कथा के तल पे तो है ही। क्या प्रचलित है कि हंस चोंच डाल के दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। अगर पानी मिला हुआ हो दूध में तो दोनों को अलग कर देता है। तो एक तरफ प्योर दूध अलग हो जाता है और उसमें जल की मात्रा को अलग कर देता है। चूने की गोलियां रख दी जाएं तो कहते हैं हंस जो है उसमें से अगर कोई मोती है तो उठा लेता है उसी रंग की। मोतियों के बीच में चूने की गोली, वैसे ही गोलियां सफेद रंग की दूसरी भी रख दी जाएं सफेद मोतियों के साथ, तो हंस जो है वो मोती चुग लेता है। तो ये जो विवेक है कि तमाम गलत बातों में से सही वाला जो विकल्प चुनने की परंपरा होती है। आप देखते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, उसमें एक तर्क शक्ति रीजनिंग करके एक आता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, रीजनिंग में आपको एक तो लिखा रहता है सिस्टम,
कोई आपका प्रश्न जैसा, और उसके आपको दिए जाते हैं कि इनमें से 3-4 विकल्प दिए गए हैं कि कोई इसमें से सही इसका आंसर खोजें। तो आप क्या करते हैं, उसमें वो मिक्स है ना, वो ABCD का या क ख ग घ लिखा है नीचे, तो वो मिक्स है। आपको ये नहीं बताया गया इसमें सही कौन सा है, बट आपको जो है उसमें ढूंढना है, बताना है। अब आप उसके अंदर जाइए, देखिए, तलाशिए, अपने तर्क और बुद्धि लगाइए, अनुमान लगाइए कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो इससे तार्किकता आपकी जन्म लेती है। ये कोई मेमोरी बेस्ड चीजें इसमें नहीं पूछनी चाहिए, नहीं तो रीजनिंग का सवाल नहीं होगा, वो स्मृति का हो जाएगा। इसमें भी अकलमंदी, पूछने वाले के पास भी अकल होना चाहिए कि रीजनिंग में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। तो विवेक माने तात्कालिक विवेक, अभी उलझा हुआ। स्मृति के आधार पे अगर वो पूछा गया है और क्वेश्चन दिया गया है और स्मृति के आधार पे कोई रट्टू तोता मार के आया है और वो जो है रट के और वो बता रहा है, तो वो रीजनिंग कहाँ इस्तेमाल किया उसने, तर्क का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उसमें प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें उसको तर्क लगाना पड़े और आंसर कहीं ना हो जिसे वो पढ़ सके। तो वो आंसर है ही नहीं, आपको तर्क के द्वारा ही आंसर क्रिएट करना पड़ेगा उसमें तात्कालिक रूप से। तो ये जो है वास्तव में रीजनिंग का सवाल बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे विकल्प उसमें दिए जा सकते हैं और आप उसमें से छांटते रहें। तो धीरे धीरे करके इसी तरह से तमाम गलत बातों में से एक सही का चुनाव, सही एक ही रहता है। देखें, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज का ये बर्तन है, तो आप बोलेंगे ये स्टील है। तो अगर स्टील का है तो एक ही बात सही होगी। फिर आप बोलेंगे पीतल का है, ये पत्थर का है, ये लकड़ी का है, लोहे का है, ऐसा आप दूसरा कुछ भी बोलते रहे, सोने का है, चांदी का है, एक ही चीज इसमें स्टील बोलेंगे तो ही ये सही होगा, अगर स्टील धातु का बना है। तो एक सही रहता है, बाकी गलत बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से विवेक की भूमिका होती है। अब मनुष्य के शरीर में एक ही नहीं, ये 4 क्षमताएं हैं उसकी। शारीरिक माने क्रिया शक्ति, और दूसरी कल्पना शक्ति या विचार शक्ति, उसी को वाक शक्ति कहते हैं, तर्क शक्ति भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो भाव शक्ति। भाव संवेदनशील होता, संवेदना होता है। भाव संकल्प हो सकता है। भाव आपके जीवन में श्रद्धा का आधार हो सकता है, समर्पण का आधार हो सकता है। तो भाव जो है वो ऐसी तमाम क्षमताओं का स्वामी है। उसे एक शब्द में इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। तो आपके भीतर जब ये भावनात्मक विकास होता है तो उससे संबंधित जितनी उसकी विशिष्टताएं हैं, उसके लक्षण आपके शरीर, आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं, व्यक्तित्व में। तो शारीरिक विकास होने पर, फिर मानसिक विकास होने पर, फिर भावनात्मक विकास होने पर, फिर चेतनात्मक विकास होने पर जिन क्षमताओं का उदय होता है, वे क्षमताएं ही क्रमशः कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व कर्म करने में सहायक होती हैं। तो क्रिया शक्ति हो माने शारीरिक सामर्थ्य हो तो कृषि कर्म आप कर सकते हैं। वाक शक्ति हो तो आप वाणिज्य कर्म कर सकते हैं। अब भाव शक्ति हो, सेवा भाव है, प्रेम जागा हुआ है, संवेदनशील भावनाएं जागी हुई हैं, तभी आप सेवा कर सकते हैं जनता की। तो जनसेवा के लिए आप जो है राजकीय पद पे जाते हैं। फिर इसके बाद पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आप जाते हैं तो राजनेता कहलाते हैं। अब देखें, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? विवेक की। नेतृत्व करते समय आप इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से जाएं, ये नीति बनाएं कि वो नीति बनाएं, कौन सी नीति एक्यूरेट होगी, ये सब देखना विवेक का काम है। तो नियम नीति निर्णय करते रहना पड़ता है वहां जाके, उसी को न्याय कहते हैं। तो अब अगर आप न्यायपूर्वक नियम नीति निर्णय नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो पक्षपात हो जाया करेगा। तो सही निष्पक्ष न्यायकारी विवेक की आवश्यकता होती है। आत्म विवेक में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरह से जिनमें भी ये 4 क्षमताएं विकसित होती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, वे लोग ही क्रमशः कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व
कर्म का संपादन सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उस संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं, उस संसाधन का सदुपयोग कर सकते हैं। जिनके पास ये क्षमताएं नहीं है, चार में से कोई, या वो इन क्षमताओं को विकसित नहीं कर पा रहे हैं या इनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग निषिद्ध आचरण करते हैं, निषिद्ध व्यवहार करते हैं। वो चोरी, डकैती, बेईमानी, बदमाशी, छल कपट, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, इस तरह के काम करते हैं। तो वो इन चारों पदों से उनको बाहर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये वाइल्ड है, जंगली है, तो ये जंगल राज इनको पसंद है, तो मंगल राज में, न्यायशील मंगल राज इनको पसंद है। तो उनको कहा जाता है कि मानव समाज की सभ्यता से इनको बाहर ड्रॉप कर दिया जाए। तो पंचमो निषादा, ये निषिद्ध आचरण करने के कारण इनको प्राचीन काल में निषाद कहा जाता था। अब इन्हें कुछ दूसरे नाम भी दे सकते हैं। ये जो असामाजिक तत्व हैं वो सारे के सारे जंगली पशु तुल्य होते हैं। तो इस तरह से सामाजिक ये चार प्रकार के लोग, पांचवा असामाजिक, और चार प्रकार के ये कर्म, चार प्रकार के इनके पद, उन पदों पर नियुक्ति हेतु ये चार प्रकार की पात्रताएं। अंग्रेजी में इन पात्रताओं को PQ, IQ, EQ और SQ कहते हैं। ये 4 Qs आते हैं। पर्सनालिटी अगर डेवलप हो तो ये चारों क्यूज में धीरे धीरे आदमी विकसित हो जाता है। मनुष्य को विकसित होने के लिए जो पर्याप्त, अगर उसको सही अवसर, उचित मार्गदर्शन, उचित सुविधाएं, उचित व्यवस्थाएं उसे मिले तो उसका व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। जितना वो विकसित हो जाए उस स्तर के पद पर आप उसको नियुक्त कर दो, वैसा कर्म उसे सौंप दो, वैसी संपदा का मालिक घोषित कर दो। तो इस तरह से समाज में ना तो कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई गरीबी रहेगी, ना कोई भुखमरी रहेगी, ना कोई समस्या रहेगी, ना कोई युद्ध होगा, ना कोई झगड़े होंगे। अगर न्याय की ये व्यवस्था अपना ली जाती है तो पूरी दुनिया से वार नाम की चीज, आतंकवाद नाम की चीज, झगड़ा विवाद, फसाद, लड़ाई, दंगा, हथियारों की होड़, परमाणु बम और आजकल जैविक हथियार, कोरोना जैसी घटनाएं, ये नहीं होंगी। फिर आप अगर न्याय को स्वीकार कर लेते हैं तो समस्त झगड़े स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अगर व्यवस्था ही न्यायशील हो जाए तो व्यक्तियों को न्यायालय तक जाने की जरूरत नहीं रह जाती फिर, क्योंकि अब तो व्यवस्था ही न्यायशील हो गई। तो अब झगड़े ही नहीं हुआ करेंगे तो न्यायालय तक आपको बहुत ज्यादा बार बार मुकदमे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो आप मुकदमे के भरोसे ही जिंदगी काटेंगे। करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है, उनके फैसले भी नहीं हो रहे हैं। क्यों? व्यवस्था ही न्यायशील नहीं है। तो आप मुकदमा चलाते रहिए, आपके पक्ष में कभी कोई सही फैसला नहीं आएगा। हमेशा न्याय का गला घुटता रहेगा और कई बार तो जो फैसले होते हैं उन्हीं को लोग न्याय समझ करके स्वीकार कर लेते हैं और वास्तव में रहता अन्याय ही। यहां ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए और न्याय धर्म सभा के अपने आंतरिक व्यवस्था में यह पात्रता अनुसार पद नियुक्ति व्यवस्था लागू है। इसमें सभी लोगों को देर सवेर इन टेस्टों में से कभी न कभी गुजरना होगा और ये टेस्ट न्याय धर्म सभा द्वारा आयोजित भी किए जाते हैं। इनके लिए बाकायदा, जैसे आज लोक सेवा आयोग है, इसी तरह मनुष्यों के लिए चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग नियुक्त होना चाहिए। ये 4 प्रकार के कर्मचारी घोषित होने चाहिए। मालिक नौकर के संबंध की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, चारों कर्मचारी होंगे। इनमें मालिक और नौकर के लिए कहां जगह बचा? या तो कृषक होगा, या वणिक होगा, या रक्षक होगा, नायक होगा। 4 में से किसी एक पोस्ट पे होगा वो। तो इसमें मालिक और नौकर कहां बचेगा? तो न्यायशील समाज जो है वो द्वंदात्मक नहीं होता, मालिक नौकर में नहीं चलता। ये सभी द्वैतों में निष्पक्ष और उनके समुचित हितों की रक्षा होती है। तो अगर ये पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था लागू हो तो निश्चित रूप से ये सारा समाज शांतिपूर्ण हो जाएगा। अलग से आपको शांति की स्थापना करने के लिए
और शांति पाने के लिए योगा, ध्यान, मेडिटेशन और सूं सा खी खा ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आप संतुलित सुंदर जीवन जी सकेंगे। और एक न्याय सभा राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो एक लिस्ट हमारे पास उपस्थित है। उत्तराखंड में चूंकि 2022 में चुनाव की संभावना है, राज्य के चुनाव, तो उत्तराखंड राज्य में न्याय सभा का न्याय स्थापना अभियान कुछ न्याय प्रचारकों की नियुक्ति करता है। ये सभी नियुक्तियां प्रोविजनल हैं। अभी आगे चल के ये सही और स्थायी नियुक्तियां टेस्ट संपन्न होने के बाद की जाएंगी, लेकिन अभी जो अनुमानित रूप से जो लोग थोड़े से बेहतर वैसी स्थिति में दिखाई देते हैं उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं। इनमें से देहरादून जिले के लिए प्रीति डिमरी जी को प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। ये नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में अनिल अग्रवाल जी वहां एडमिन नियुक्त किए जा रहे हैं। अब जिला पौड़ी में मंजू बनियाल जी को प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। एडमिन अभी विचाराधीन है उनका नाम। जिला चंपावत में प्रभारी मृत्युंजय कुमार जी को बनाया जा रहा है और एडमिन अजीत मिश्रा जी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जिला पिथौरागढ़ में प्रभारी अभी नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं, किंतु व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन प्रीति डिमरी जी बनाई गई हैं। जिला अल्मोड़ा में कविता दत्त जी को प्रभारी बनाया जा रहा है और रंजीत जी एडमिन होंगे। जिला नैनीताल सतीश तिवारी जी को प्रभारी बनाया जा रहा है। एडमिन के नाम पर विचार किया जा रहा है। जिला टिहरी माधुरी जी को प्रभारी बनाया जा रहा है और जतिन जी को एडमिन। जिला उत्तरकाशी में प्रभारी अभी नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। एडमिन संजय श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं। जिला बागेश्वर गीता तिवारी जी को प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। एडमिन सुमन चौहान जी को। जिला हरिद्वार में रविंद्र कुमार जी को प्रभारी और अनुराग शर्मा जी को एडमिन बनाया जा रहा है। जिला रुद्रप्रयाग लक्ष्मण रावत जी को प्रभारी और दिनेश सेमवाल जी को एडमिन बनाया जा रहा है। जिला चमोली के लिए सुनील राणा जी को प्रभारी और लक्ष्मण रावत जी को एडमिन बनाया जा रहा है। जिला उधम सिंह नगर के लिए लाल बहादुर यादव जी प्रभारी होंगे और कुलदीप चौहान जी एडमिन होंगे। सुशील राणा जी मीडिया प्रभारी एनडीएस उत्तराखंड होंगे और प्रीति डिमरी जी स्टेट एडमिन उत्तराखंड एनडीएस के लिए। नरेंद्र रावत जी प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड नियुक्त हैं। इस तरह से ये सभी लोग अपने अपने कार्य में बड़ी तन्मयता के साथ संलग्न हैं और इनको हमारी तरफ से इस नवनियुक्ति पर बधाइयां दी जा रही हैं। और धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड के हर जिले में एक प्रभारी होगा और बाकी जो हैं
वो प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के एडमिन बनाए जाएंगे। इस तरह से ये जो प्रभारी है ये EQ स्तरीय नियुक्ति है, ये SQ स्तरीय नहीं, इसलिए हमने कहा ये इसमें नेता पद के लिए कोई नियुक्त नहीं किया जा रहा है। ये कार्यकारिणी के लिए कार्यकर्ता होंगे ये सभी के सभी। तो कार्यकर्ता के रूप में इसमें EQ स्तर से नीचे किसी को कार्यकर्ता नहीं बनाया जाना है और सभी लोगों को EQ स्तर का टेस्ट पास करना इसमें अनिवार्य होगा। अभी कई लोग इसमें टेस्ट दे चुके हैं और जिन्होंने EQ का टेस्ट पास किया हुआ है, मोर देन 50% नंबर उनके आए हुए हैं, और कुछ लोगों को और भी इसमें टेस्ट वे देते रहेंगे और फिलहाल उनको नियुक्त किया जा रहा है और उनको सबको एक निर्धारित समय के भीतर जो है इसका टेस्ट पास करना होगा। इस तरह से पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था न्याय धर्म सभा के भीतर पहले से ही लागू की जा रही है और सभी लोग इसमें अपनी पात्रता सिद्ध करते हुए उचित पदों पर नियुक्तियां पाते रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, इसके लिए कार्यकर्ता बनने के लिए कार्यकर्ता सदस्य जो भी बनना चाहता है न्याय धर्म सभा का, उसके लिए उसको इमोशनल कोशंट यानी EQ स्तरीय टेस्ट, भावनात्मक विकास का पास करना होगा। और नेतृत्वकर्ता सदस्य बनने के लिए SQ स्तरीय टेस्ट पास करना होगा और SQ स्तरीय अनुशासन आदि का भी पालन करना होगा। तो EQ स्तरीय और SQ स्तरीय टेस्ट पास करने के साथ साथ तदनुकूल दिए जाने वाले अनुशासनों का भी उन्हें पालन करना होगा। इन सभी मित्रों को इस अद्भुत नियुक्ति पर, इस पवित्र अभियान में सभी का पूरे संगठन की ओर से हम स्वागत करते हैं और इन सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। इनकी बधाई पर एक बार नियुक्ति पर इनको सभी लोगों को हमारी तरफ से भी, पूरे संगठन की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और हमारी तरफ से सभी को ढेर सारा आशीष भी। आज ये पात्रता अनुसार पदनियुक्ति की चर्चा के साथ जो न्याय धर्म सभा के कुछ पदाधिकारियों की घोषणा हुई है वो बड़ी समसामयिक है चर्चा के अनुसार और इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है आज के कार्यक्रम में। और हम लोग न्याय धर्म सभा का ये कार्यक्रम जो है लगातार प्रत्येक रविवार को चलता रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये निरंतर चलता रहे जब तक न्याय स्थापना अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इसे संचालित करते रहें। और धीरे धीरे कोई जो कमर्शियल मीडिया के लोग हैं उनको तो न्याय और अन्याय से कोई लेना देना होता नहीं, उनको तो अपनी नकदी से मतलब होता है, अपनी जिंदगी कैसे जिए वो लोग उसके लिए आए तौबा में परेशान रहते हैं। तो जो सामान्य जो मीडिया कर्मी हैं जो सरकार द्वारा पोषित हैं और कमर्शियल हैं, मजे की बात तो ये है कि वो कमर्शियल भी हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र में हैं और सरकार द्वारा पोषित हैं। तो ये थोड़ा बहुत विचित्र सा पर्यावरण बना हुआ है देश में। क्यों? जब वो सरकार द्वारा सार्वजनिक धन, राजकोषीय धन से पोषित होते रहते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारी उनको हर प्रकार के रिसोर्सेज सुलभ कराए जाते हैं, इसके बावजूद वो कमर्शियल बने रहते हैं। कोई भी सही बात को कोई भी मीडिया कर्मी कभी नहीं उठाता और ये वो मीडिया कर्मी भी सब जानते हैं कि वो निश्चित रूप से सारे के सारे ही गलत रास्ते पर हैं। कोई सही बात रखना, उठाना, चर्चा करना, उसको जनता के सामने जनहित की कोई बात करना, ये सारे मीडिया कर्मी इससे जाने कब से या अपने स्टार्ट के साथ से ही वो
बाहर हैं। तो इसे जन जन तक, आम आदमी जो समझदार है उसको ही पहुंचाना होगा न्याय स्थापना अभियान को। न्याय और अन्याय, इन दोनों में से न्याय प्रियता ही मनुष्य की मानवता का लक्षण है एक्चुअली। तो जो मूर्ख और धूर्त लोग जो अमानवीय पशुतुल्य जीवन जीना चाहते हैं, ये शाम न विद्या वाले, न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, और ते जीवलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती, मनुष्य के रूप में ये पशुओं के समान इधर उधर विचरण करने वाले जीव जंगली होते हैं। ये कभी सामाजिक जीवन मूल्य को नहीं समझते, और न्यायशील व्यवस्था सामाजिक हो या राष्ट्रीय, उसमें इनकी कहीं कोई भूमिका नहीं होती। समझदार लोगों से अपील है कि वे लगातार इसमें प्रत्येक रविवार को 8 से 9 सभी अपनी तमाम जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ इस पे काम करें, और शाम को इसका निरंतर इसका प्रचार प्रसार करें, इसे दूर दूर तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और जितना ज्यादा न्याय को प्रतिष्ठित करने में हम लोग अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं उतनी निभाते रहें। देवनगर की तरफ से ये प्रसारण का कार्यक्रम यहाँ से संचालित किया जा रहा है। हम अभी फिलहाल चूंकि देवनगर में हैं तो इसलिए यहाँ पे ये कार्यक्रम प्रसारित यहीं से होता है। जब बाहर कहीं होंगे तो वहां से ये प्रसारण होगा। आप सभी लोग समय पर ठीक 8 बजे लाइव इस FB के लाइव कार्यक्रम में उपस्थित होने को सुनिश्चित करें, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों और संबद्ध लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो 1 घंटा रोज मतलब हर रविवार को 1 घंटा सुनिश्चित रूप से साप्ताहिक रूप से इसे सुन सकें और बहुत कुछ जान समझ सकें, ताकि दुनिया में मानवीय जीवन मूल्य उतर सके। तो आप सभी से ये हमारी अपील है कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार बने। और एक चीज और भी है कि यदि कोई लोग न्याय स्थापना अभियान से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, या वर्तमान जो टॉपिक चल रहा होता है, चर्चा का विषय जो होता है, जैसे आज था पात्रता अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था, हमने संक्षेप में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। इसको अगर अधिक किसी को समझना है या इसके विषय में कुछ अधिक जानना है तो इस पे कमेंट सेक्शन में नीचे इसी लाइव प्रसारण में ही कमेंट सेक्शन में जाके और वहां पे अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसका आंसर इसी प्रोग्राम के बीच में ही देने का प्रयास करेंगे। इससे लोगों को अधिक क्लैरिफिकेशन होगा। कोई भी मन में किसी के प्रश्न उठता है न्याय स्थापना अभियान से संबंधित अथवा तात्कालिक जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित, तो लोग अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि किसी का प्रश्न उस दिन का छूट जाता है तो अगले प्रोग्राम में उन प्रश्नों को उठाया जा सकेगा। तो इससे लोगों को अपनी बात खुद की समझने में सहूलियत होगी, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी उनके प्रश्न और ये तत्संबंधी आंसर ये दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना अनिवार्य रूप से 8 से 9 का ये कार्यक्रम पार्टिसिपेट करें और इसे शेयर भी लगातार करते रहें। और कई इसका वॉच पार्टी भी चलाते हैं, तो वो भी लोग इसको फिर बीच में हफ्ते भर वॉच पार्टी चलाते रह सकते हैं। नहीं तो वो नया जो है फिर से वो दिखाई देना शुरू हो जाता है लोगों को, तो वॉच पार्टी करके उसमें एक ऑप्शन होता है FB पर, तो उसको लेके सप्ताह भर पूरा चलाते रह सकते हैं वॉच पार्टी के नाम से। और साप्ताहिक रूप से तो ये सीधा जो लाइव टेलीकास्ट होगा, तो इसको लोग आसानी से हर रविवार को 8 से 9 संध्या सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें सहभागी हो सकते हैं।
आज का समय पूरा हो रहा है तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे। अब आगामी जो विषय होगा वो साप्ताहिक, इस सप्ताह अगले सप्ताह जो लोग प्रस्तावित करते हैं हमारे पास, जो भी टॉपिक चाहते हैं उस टॉपिक को हम हर सप्ताह रविवार को लिया करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे आप सबसे। तो आज का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम अनुमति चाहेंगे और आप सभी को न्याय स्थापना अभियान की और नवनियुक्त व्यक्तियों को सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त।